हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे त्रिविमीय समावयवता। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने समावयवता का टॉपिक स्टार्ट किया था और जो संरचनात्मक समावयवता है क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं, सभी प्रकारों को हमने एक एक करके अच्छे से एग्जाम्पल सहित समझ लिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं त्रिविमीय समावयवता, है ना। तो ये त्रिविमीय समावयवता क्या होती है उस चीज को पहले तो आप समझ लो, है ना। दोस्तों, है तो ये समावयवता, चाहे ये त्रिविमीय समावयवता हो या फिर कोई सी समावयवता, है तो समावयवता। तो हमने देखा था जो समावयवता होती है, समावयवता में अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो त्रिविमीय समावयवता में भी जो अणु सूत्र हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। तो क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो क्या निकल के आती है, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं। अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु जो केंद्रीय धातु परमाणु जो संकुल होता है, उस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़े लिगेंड होते हैं, उस लिगेंड के विन्यास में क्या होती है, भिन्नता होती है। जैसे मान के चलो, ये दोस्तों आपको एक कोई ये यौगिक दिख रहा है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Pt, और उससे जुड़े लिगेंड क्या है, NH3 और Cl2, है ना। तो केवल इनके विन्यास में भिन्नता होगी, बाकी अणु सूत्र क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो समावयवता उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे त्रिविमीय समावयवता। जैसे आपको दिखाता हूं किस प्रकार से इसके जो लिगेंड होगा उसके विन्यास में भिन्नता होगी। क्या दोस्तों, ये जो आपका एक संकुल यौगिक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Pt NH3 NH3 Cl Cl, क्या ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या दोस्तों, मैं जो ये संकुल है, इस संकुल को ऐसे भी लिख सकता हूं, Pt NH3 NH3 Cl Cl, बिल्कुल लिख सकता हूं। दोस्तों, हम इन तीनों संरचनाओं में देख रहे हैं कि इसका जो अणु सूत्र है वो समान है। देखो, एक Pt इसमें, एक Pt इसमें, एक Pt इसमें, NH3 एक एक, NH3 एक एक, इधर एक, है ना। NH3 इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, Cl इसमें भी दो हैं, Cl इसमें भी दो हैं, है ना। कितना अंतर है, केवल दोस्तों जो केंद्रीय धातु परमाणु Pt है उसमें हम देख रहे हैं इस तरफ दोनों NH3 जुड़े हैं और इसमें इस तरफ एक NH3 जुड़ा है और एक Cl जुड़ा है। इसमें दोनों Cl इस तरफ जुड़े हैं, इसमें एक Cl इस तरफ जुड़ा है और एक NH3 इस तरफ जुड़ा है। तो दोस्तों कितना अंतर है, देखो इन तीनों में देख रहे हैं हम कि इनका जो केंद्रीय धातु इनका जो अणु सूत्र है दोस्तों वो तीनों का कैसा है, समान है। किंतु जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जो लिगेंड जुड़े हैं उनके विन्यास में क्या है, भिन्नता है। कभी दोनों एक जैसे जुड़े हैं और कभी दोनों तरफ अलग अलग जुड़े हैं, है ना। केवल केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हैं उनके विन्यास में भिन्नता है, लेकिन अणु सूत्र क्या है, समान है। तो इस प्रकार की समावयवता दोस्तों तभी उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होंगे, किंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा लिगेंड है उसके विन्यास में केवल क्या होगी, भिन्नता होगी। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न समावयवता होगी उसे हम बोलेंगे त्रिविमीय समावयवता, है ना। दोस्तों, ये त्रिविमीय समावयवता का आप ये एग्जाम्पल मान सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे यदि बात करें, जो त्रिविमीय समावयवता होती है, ये जो त्रिविमीय समावयवता होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली होती है हमारी ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, समावयवता, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरी समावयवता है वो है हमारी प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ये दो प्रकार की समावयवता आपको पढ़ना है और ये कहें कि ये दोनों प्रकार की समावयवता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक आती है। ज्यामितीय समावयवता अलग से आती है, प्रकाशिक समावयवता अलग से आती है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं ज्यामितीय समावयवता। दोस्तों, जो ज्यामितीय समावयवता होती है, इस ज्यामितीय समावयवता की परिभाषा की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगी, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं। यौगिक के अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, किंतु
केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा लिगेंड होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा होता है, कभी 90 के एंगल पर, कभी 180 के एंगल पर। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न समावयवता होती है उस समावयवता को हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। कैसे? जैसे मान के चलो ये आपका दोस्तों एक कोई यौगिक है ना, ये कोई संकुल यौगिक है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, है ना, कि हम ज्यामितीय समावयवी देखते हैं। क्या दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या दोस्तों हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या अंतर है, कितना अंतर है इसमें? देखना है हम कि सभी के तीनों के अणु सूत्र कैसे हैं, समान है। एक PT सब में है, तीनों में है। 2 NH3 इसमें है, 2 NH3 इसमें, 2 NH3 इसमें, 2 Cl इसमें है, इसमें है, इसमें है। अणु सूत्र समान है, किंतु जो केंद्रीय धातु परमाणु है PT, इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े जो लिगेंड हैं उनके विन्यास में क्या है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे जुड़े हैं। इसमें जो NH3 है एक दूसरे से देखो 90 के एंगल पे जुड़ा है ना, 90 के एंगल पे जुड़ा है। और इसमें जो NH3 है एक दूसरे से देखो 180 के एंगल पर जुड़ा है। इसमें जो Cl है एक दूसरे से 90 के एंगल पर जुड़ा है, और इसमें जो Cl है एक दूसरे से कितने 180 के एंगल पर जुड़ा है। अणु सूत्र तो समान है, किंतु जो केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा लिगेंड है उसके विन्यास में भिन्नता है, वो अलग अलग तरीके से जुड़ा है। केवल इतना सा अंतर है। तो दोस्तों इतना सा अंतर यदि होगा, इस प्रकार का अंतर होगा, तो जो उत्पन्न समावयवता होगी वो ज्यामितीय समावयवता होगी। क्लियर है कहानी? इतना आप समझ गए। अब दोस्तों जब समान रूप से जुड़े हैं, जब एक दूसरे से 90 के एंगल पर ये जो लिगेंड जुड़े हैं तो उसे क्या कहेंगे, और 180 के एंगल पे अब जो लिगेंड जुड़े हैं तो उसे क्या कहेंगे, ये चीज और हमें समझना है। तो दोस्तों क्या है, जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से, जब ये जो लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु से 90 के एंगल पर जुड़े हैं, कितने 90 के एंगल पर जुड़े हैं, तो इस प्रकार का जो रूप होगा उसको हम बोलते हैं सिस रूप। क्या? सिस रूप बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये दोनों NH3 एक दूसरे से 90 के एंगल पर जुड़े हैं, दोनों Cl एक दूसरे से 90 के एंगल पर जुड़े हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं सिस रूप। ये सिस रूप रहेगी 90 के एंगल वाले। और यदि दोस्तों जो समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे से 180 के एंगल पर जुड़े हैं, जैसे मान के चलो इसमें हम देख रहे हैं NH3 इस तरफ, एक NH3 इस तरफ, एक दूसरे से 180 के एंगल पे जुड़ा है, 180 के एंगल पे जुड़ा है। अब ये Cl इस तरफ, ये Cl इस तरफ, इस प्रकार जो Cl है वो भी एक दूसरे से 180 के एंगल पे जुड़ा है। तो जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी किसी संकुल में, तो उस रूप को हम बोलते हैं ट्रांस रूप। कौन सा? ट्रांस रूप। ट्रांस रूप, है ना। तो ध्यान रखना है, जब जो समान प्रकार के लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिस रूप, और जब ये एक दूसरे से 180 के एंगल पर जुड़े होते हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस रूप समावयवता। ये चीज भी आपको एग्जाम कॉपी में अपनी लिखनी है ना। जब समान प्रकार के लिगेंड जब समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे से 90 के एंगल पर जुड़े होते हैं तब उसको सिस रूप कहते हैं, एवं जब समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे से 180 के एंगल पर जुड़े होते हैं तब उसे ट्रांस रूप कहते हैं। तो ये हुई दोस्तों हमारी ज्यामितीय समावयवता। ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रकाशिक समावयवता। दोस्तों अब यदि हम बात करें प्रकाशिक समावयवता की, तो ये प्रकाशिक समावयवता है तो समावयवता है ना, लेकिन ये प्रकाशिक समावयवता है। मतलब दोस्तों इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसमें प्रकाश का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, प्रकाश का कुछ प्रभाव होता है। अब प्रकाश का प्रभाव क्या होता है उस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, मान लो ये दोस्तों ये कोई एक पात्र है, इस पात्र में हमने किसी यौगिक को ले लिया, किसी यौगिक को ले लिया, और वो यौगिक हम मान ले रहे हैं इसमें हमने ले लिया COEN का होल थ्राइस 3+। इस यौगिक को हमने इसमें ले लिया, और इस यौगिक को हमने इसमें ले लिया, और इस यौगिक को हमने यहां तक भर दिया, ठीक है।
अब दोस्तों क्या होता है, अब इस यौगिक को हमने ले लिया है ना, अब हम इस यौगिक में क्या करेंगे, प्रकाश को गिराएंगे और वो प्रकाश होगा हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है दोस्तों, साधारण प्रकाश ही होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन दोस्तों यदि इस प्रकाश को हम किसी शीशा या कांच, हम दोस्तों ऐसा कहें इसी शीशा या कांच पे गिराएं और उससे जो परावर्तित प्रकाश होता है उस प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। जैसे मान के चलो दोस्तों ये शीशा है, क्या है, ये शीशा है ना। इस शीशे पर हमने साधारण प्रकाश को गिराया और ये साधारण जो प्रकाश है इस शीशा से टकराकर ये परावर्तित हो गया। तो दोस्तों साधारण प्रकाश जब शीशे से टकराकर परावर्तित होता है तो उसी प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो क्या होगा दोस्तों, यदि हम इस जो हमने ये पात्र है इसमें हमने ये यौगिक लिया और यदि इस पात्र में हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराएं, किसको गिराएं, समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराएं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराएंगे तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश के इसको गिराएंगे तो हमें इसका जो पूरा पार्ट है अंदर का वो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मटेरियल है उस पे हम जब प्रकाश को गिराएंगे तो इस जो मटेरियल है इस मटेरियल का हमें एक एक कण दिखेगा, बोलो दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन दोस्तों क्या है, जब हम इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराते हैं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कारण कभी ये इस साइड का एरिया हमें दिखता है। जब हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को इस पे गिराया तो कभी क्या होगा, हमें इस तरफ का एरिया दिखेगा। जो आपको ये लाइन दिख रही है इस लाइन की केवल इस तरफ का एरिया दिखेगा और हम कभी प्रकाश को गिराएंगे इस पर तो कभी हमें इस तरफ का एरिया दिखेगा, इस तरफ का एरिया नहीं दिखेगा। मतलब इस तरफ के केवल कण दिखेंगे, इस तरफ के कण नहीं दिखेंगे। तो कभी ये इस तरफ के कण को दिखाएगा ये प्रकाश और ये कभी इस तरफ के कण को दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने इसको प्रकाश को इस पे गिराया और इसमें जो जितने भी जो कण हैं वो पूरे कण हमें दिखें, इस तरफ के दोनों तरफ के कण हमें दिखें, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, कभी ये जो प्रकाश है कभी ये जो प्रकाश इस तरफ वाले कणों को दिखाएगा और कभी ये इस तरफ वाले कण को दिखाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो यौगिक भरा हुआ है वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को कभी इस तरफ मोड़ रहा है, अब कभी इस तरफ मोड़ रहा है तो हमें इस तरफ का एरिया दिख रहा है, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कभी ये जो यौगिक है वो इस तरफ मोड़ रहा है। जब इस तरफ मोड़ रहा है तो हमें इस तरफ का एरिया दिखता है और इस तरफ मोड़ रहा है तो हमें इस तरफ का एरिया दिखता है। तो दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि यौगिक तो एक ही है लेकिन इस यौगिक के जो व्यवहार हैं वो व्यवहार अलग अलग हैं। कभी ये यौगिक इस तरफ मोड़ रहा है प्रकाश को, कभी ये यौगिक इस तरफ मोड़ रहा है। केवल प्रकाश के प्रति इसकी क्या है, भिन्नता है। समझ में आपको आ रहा है? तो दोस्तों बस सिंपल है, जो प्रकाशिक समाव्यवस्था है इस प्रकार की जो समाव्यवस्था है वो तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है इस समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो यौगिक है उसका व्यवहार अलग अलग होता है। कभी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, कभी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न समाव्यवस्था होगी दोस्तों उसे हम बोलेंगे प्रकाशिक समाव्यवस्था। आई होप कि दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये पूरा समझ में आपको आ जाएगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, इसमें हम देख पा रहे हैं ये कोई संकुल यौगिक है COEN का होल थ्राइस 3+। ये कोई संकुल यौगिक है। क्या इस संकुल यौगिक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो एक CO है, एक CO है, एक CO है, 3 EN है, एक EN ये है, एक EN ये है और एक EN ये है, और इसमें एक EN ये है, एक EN ये है, एक EN ये है। तो इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन तीनों के अणु सूत्र तो समान है, अणु सूत्र क्या है, समान है। लेकिन दोस्तों जब यदि हम इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश गिराते हैं, ये शीशा है, इस शीशा के द्वारा हम इस पर प्रकाश गिराते हैं तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ये जो यौगिक है कभी ये इस तरफ घुमाता है,
कभी ये इस तरफ घुमाता है, और इसी समतल ध्रुवित प्रकाश को ये जो यौगिक है कभी ये इस तरफ घुमाता है। तो आप देख रहे हो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम इस पे गिराएंगे तो ये इस तरफ घुमा दे रहा है, और जब हम इस पे एक बार और समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराएंगे तो ये इस तरफ घुमा रहा है। कभी ये बाईं साइड घुमा रहा है, कभी ये दाईं साइड घुमा रहा है। सिर्फ इतना ही अंतर है। देखो अणुसूत्र तो समान है, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए केवल इसका जो गुण है वो केवल अलग अलग है। कभी बाईं ओर घुमा रहा है और कभी ये दाईं ओर घुमा रहा है, इतना सा अंतर है। तो इस प्रकार की समाव्यपता दोस्तों होती है हमारी प्रकाशिक समाव्यपता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और समझना है आपको, जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ घुमाता है, कौन सी तरफ? बाईं तरफ घुमाता है, तब इसको हम बोलते हैं वाम ध्रुव घूर्णक। इस चीज को आपको याद रखना है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? वाम ध्रुव घूर्णक बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है, इस तरफ घुमा रहा है, तब इसको हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुव घूर्णक। ठीक है, याद रखना, जब इस तरफ घुमाएगा तो दक्षिण ध्रुव घूर्णक, और जब बाईं ओर घुमाएगा तो वाम ध्रुव घूर्णक। वाम ध्रुव घूर्णक को हम L से या माइनस से व्यक्त करते हैं, और दक्षिण ध्रुव घूर्णक को आप D से या फिर प्लस से व्यक्त करते हैं। आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो दोस्तों ये हमारी हुई प्रकाशिक समाव्यपता, और हमने पढ़ ली है ज्यामितीय समाव्यपता। ये दोनों समाव्यपताएं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।